तो बात यह है कि व्हाई शुड ईरान एक्सेप्ट एंड व्हाई शुड द अदर वर्ल्ड एक्सेप्ट। ईरान अपने स्टांस पे खड़ा हुआ है, अमेरिकन अपने स्टांस। मैं एक डिबेट सुन रहा था ब्रिटिश कांग्रेस की, वहां पे एक एमपी खिताब कर रहे थे। वो कहते हैं कि ट्रंप जो है वो गैंगस्टर है। वो कहती है मैं पाकिस्तान को कहूंगी कि 2 एटम बम दे ईरान को ताकि वो मारे इसराइल के ऊपर, इसराइल को खत्म करे। वो ग्रेटर इसराइल इनके बाप की जमीन है, ये कहां से चोजन पीपल हो गए। अमेरिकन डिमांड जो है वो ईरान अननेसेसरी डिमांड एक्सेप्ट नहीं करेगा और नहीं करनी चाहिए। अमेरिका को शर्म आनी चाहिए, उनके अंदर कोई गैरत जागनी चाहिए कि इजराइल एक इतना सा मुल्क उनकी इज्जत को ड्रॉ कर रहा है। दे आर द रिजेक्टेड पीपल ऑफ द वर्ल्ड, इनको तबाह बर्बाद होना है। ट्रंप एक कारिंदा है इसे पैक का, वो उसके पैसे देते हैं कि दुनिया में जंगे करो और यहूदियत का प्रचार करो, ग्रेटर इजराइल बनाओ। अमेरिका के CIA ने कोवर्ट तरीके से 64 मुल्कों में रिजीम चेंज ऑपरेशन कराए, 64 CIA ने कराए। तो ये जो रिजीम चेंज है दहशतगर्दी नहीं है। अब सोचना ही चाहिए क्यों है इसलिए कि ये एप्स्टीन फाइल का मुजरिम है। वो खुफिया बेसिस जो है वहां से उन्होंने यूएई पे, अब यूएई को ये चीज समझनी चाहिए ना, लेकिन यूएई नहीं समझेगा। $7 बिलियन इन्वेस्ट किए उन्होंने उन यहूदियों ने यूएई के बिजनेस के अंदर। ये ऑफिशियल फिगर। शैतान याहू का जो बयान आया है उसने कहा कि हम पाकिस्तान के मेडिएशन के रोल को तस्लीम नहीं करते। और आपको पता है कि ट्रंप की और आपस में तलख कलामी भी इसी बात को हुई है। जनरल आसिम मुनीर की डायरेक्ट एक्सेस है ट्रंप तक। अभी यूएनओ की एक रिपोर्ट आई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ना खुली तो इन तमाम ममालिक में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंड करते हैं उनके अंदर जो है ग़िज़ा की किल्लत हो जाएगी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हौसेबल, अजीत कुमार डेविल, इस किस्म के गंदे कमीने और जलील लोग जो है, ये लीडरशिप जिसको गूदी मीडिया सपोर्ट करता है, जहां पे उनके एंकर चीख चीख के पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, तो हिंदुत्व और उधर से मैंने आपसे बताया ज़ियोनिस्ट और फिर न्योकॉन क्रिश्चियन, ये तीनों का एक नेक्सस है। ये दहशतगर्द हैं, दे आर टेररिस्ट, ये टेररिज्म को फरोग दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान को बड़ी एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी मिली हुई है और पाकिस्तान उस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से अदा कर रहा है। सालसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल का इंतहाई अहम दौरा होता है तेहरान का। ऑन दी अदर हैंड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाइना में मौजूद हैं। नाज़रीन, कहा जा रहा है ईरान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात का तीसरा दौर ईद के बाद होगा। लेकिन नाज़रीन, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो इन मुज़ाकरात को इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर भारत का भी रोल है, इसराइल का भी रोल है। पाकिस्तान के अंदर पनपती हुई दहशतगर्दी बहुत से सवालात को जन्म ले रही है। मशरिक़ वस्ता की क्या सूरत हाल है, इन तमाम तर एंगल्स पर बात करने के लिए, रिसेंट डेवलपमेंट जो हो रही है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफर अली। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, जवाद आप सुनाए खैर? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती बात का। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि पाकिस्तान को जो जिम्मेदारी मिली है बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी, और ये जो दुनिया है जिस तरीके से हमने आपको बताया था और आपने भी हमारे साथ जो लास्ट हमारे पॉडकास्ट में डिस्कशन की थी कि ये तीसरी जंग अजीम को पाकिस्तान ने रुकवाया है। तो एक मरतबा फिर से पाकिस्तान काम कर रहा है। फील्ड मार्शल तेहरान पहुंच चुके हैं, वज़ीर आज़म चीन पहुंच चुके हैं। फील्ड मार्शल के विजिट को सबसे पहले तेहरान के आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब, पाकिस्तान की जिम्मेदारी मिली नहीं, पाकिस्तान ने जिम्मेदारी खुद ही उठाई, खुद लिए उठाई है। एग्जैक्टली। इसलिए उसकी वजह बड़ी साफ जाहिर है कि जंग जो होती है वो तबाही लेके आती है। इससे पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक शो डाउन हुआ था। पाकिस्तान नहीं चाहता था भारत से लड़ाई हो, पाकिस्तान ने कभी ये नहीं चाहा कि भारत से लड़ाई हो, लेकिन जंग हो, पीस की बात होती है, अमन की बात होती है। आपको पता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारत भी होती रही है। एग्जैक्टली। और अगर आप उस तजारत का अपना हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो उसमें जो बैलेंस ऑफ मतलब जो एडवांटेज रहा है ना तजारत बिजनेस का, वो भारत को रहा है। यानी भारत ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान भेजा करता था। और मुझे याद है एक दफ़ा, मैं बहुत अरसे पहले की बात है, जब भारत और पाकिस्तान की तजारत पर पाबंदी लगी तो अमृतसर के अंदर उससे आगे वो जो लोगों ने टमाटर सड़कों पर रख के उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया, या वीडियो गुजरी हो। तो पाकिस्तान कंज्यूम करता था उन चीज़ों को, भारत से चीज़ें। लेकिन भारत जैसे आपको दहशतगर्दी का रवैया उनको पता है, और RSS जो दहशतगर्द तंजीम है बहुत बुरी तरीके से, दुनिया की वर्स्ट तंजीम जो है वो दहशतगर्दी में हिटलर और मैसोलिनी के बाद और ज़ियोनिज़्म के बाद जो इसराइल का ज़ियोनिज़्म है, उसके साथ साथ ज़ियोनिज़्म और ये हिंदुत्व जो है, ये दुनिया को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। दोनों कॉन्सेप्ट जो है जो मजहबी जनूनियत के ऊपर बेस करते हैं। और मैंने आपसे बारहा कहा है और मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ कि भारत सब कुछ इसलिए करता है कि भारत की फाउंडेशन में
जो आप जब एक इमारत बनाते हैं तो उसकी फाउंडेशन बनाते हैं ना, बुनियाद जिसका, बुनियाद। भारत की बुनियाद में दहशतगर्दी का खून है, और भारत की बुनियाद में जो है वो गैर इखलाकी इक़दार, इमोरलिटी का जो बीज है वो भारत की बुनियादों के अंदर मौजूद है। इसलिए कि मैं कोई आपसे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं कर रहा, इसकी प्रैक्टिकल वजूहात है। इसकी वजह ये, पहली बात ये, पाकिस्तान और भारत जब आज़ाद हुए थे, आपको याद है, तो पाकिस्तान भारत के आज़ाद होने के बाद 1947 में एक महीने बाद ये आरएसएस जो आज भारत में हुकूमत में है और जिसको 3 दफा बैन किया, अंग्रेजों ने भी इनको दहशतगर्दी पे बैन किया, इस आरएसएस के एक वो जो इनके जो वर्कर होते हैं उनको प्रीचक कहते हैं, इस आरएसएस के एक प्रीचक ने अपना महात्मा गांधी जो पीस एक्टिविस्ट था और जो पीस के लिए उसने बहुत सारे फसाद ज़दा इलाकों का भी दौरा किया था, वो लुंगी शुंगी पहन के फिरता था, वो चरखा काता करता था, हालांकि उसके लिए भारत की हुकूमत को खर्चा बहुत बर्दाश्त करना पड़ता था, 2 लड़कियां साथ लेके चलता था, भांजियाँ भतीजी उसकी होती थी। ठीक है। उसको इन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी थी उस प्रीचक ने, आरएसएस के प्रीचक ने, इसलिए कि उसने मरण भरत रखा हुआ था, उसको गोली मार दी थी। और वो ये कह रहा था कि जो पाकिस्तान का जो शेयर है जी वो पैसे में, और वो आप पाकिस्तान को पे करें, और उसके बाद कुछ और इश्यूज थे, उसको गोली मार दी। तो उसका खून जो है, जो एक पीस एक्टिविस्ट था, उसका खून जो है वो गया भारत की सरहदों के, सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेने पर कि उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए, उसको गोली मारी, उसका खून गया भारत की सरहद, तो दहशतगर्दी का खून गया भारत की सरहदों के अंदर। इसके साथ साथ जिस तरह पाकिस्तान से, भारत से लोग आए पाकिस्तान हिजरत करके, रास्ते में जिस तरह उनकी बच्चियों को अगवा किया गया, जिस तरह उनको नेज़ों पे मारा गया, बल्मों पे मारा गया, वो सारा खून जो है दहशतगर्दी थी ना, वो कि कोई अपने मुल्क से दूसरे मुल्क आ रहा है, नहीं रहना चाहता भारत में, उनको मारा इन्होंने, तो वो दहशतगर्दी का खून भारत की सरहद में गया, जिसकी वजह से आज तक वो दहशतगर्दी ही को प्रीच कर। दूसरी है कि उनके कोई खिलाफ नहीं है, इंडिया की लीडरशिप जो से बद इखलाक, बद करदार, झूठी, हिपोक्रेट लीडरशिप दुनिया में नहीं पैदा हुई है। सिर्फ वो इजराइल के अंदर उनके भाई पैदा होते हैं, नेतन्याहू और बेन गवेर जो उनका एक मिनिस्टर है, जिसके ऊपर स्पेन ने आज पाबंदी लगाई है और उसके मुंह पे थूका है उन्होंने, और यूरोप को उसने डिमांड किया कि यूरोप में भी उस पर पाबंदी लगा दी जाए क्योंकि एक बच्ची को वो नीचे कर रहा है। इसी तरह ये भारत के अंदर नरेंद्र मोदी और उसके सारे हौसबल से लेके अमरनाथ, ये अमित शाह से लेके सारे लोग हैं, ये बद इखलाकी, गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं। इसलिए कि नेहरू जो था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इनका सबसे बड़ा लीडर था, उसके नाजायज ताल्लुकात थे एडवेना माउंटबेटन से। एडवेना माउंटबेटन की बीवी थी। माउंटबेटन को ये पता था कि नेहरू की और एडवेना माउंटबेटन के नाजायज ताल्लुकात है। ये दोनों ने जो इश्किया खतूत लिखे, वो लेडी माउंटबेटन ने अपनी किताब जो उसने लिखी है उसके अंदर उसने छाप दिए। तो नेहरू ने उन नाजायज ताल्लुकात को इस्तेमाल किया माउंटबेटन पे प्रेशर डालने के लिए कि कश्मीर जो है वो भारत के हवाले किया गया। उसके ऊपर लेडी माउंटबेटन ने, जो जिसका आपस में अफेयर चल रहा था, उसने माउंटबेटन पे प्रेशर डाला। माउंटबेटन ने कोई स्कीम सोची, उसने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन निकाला कि जाके महाराजा को कहोगे जी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करे और हम कश्मीर को जो है भारत के अंदर ले लेंगे। वो एक जाली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तारीख में अवेलेबल नहीं है। वो हुआ गुरदासपुर जो पाकिस्तान के अंदर आ गया था, या पाकिस्तान के झंडे लग गए थे, जो पाकिस्तान में ज्वाइन करने वाला था, जहाँ पे 51.45% आबादी ने पाकिस्तान के लिए वोट किया था। 3 दिन बाद उस गुरदासपुर को भारत के अंदर दे दिया गया क्योंकि वो रास्ता बनता है कश्मीर के अंदर। तो इसलिए, और वो लेडी माउंटबेटन के प्रेशर के ऊपर किया गया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि भारत की रगों में जो है वो गैर इखलाकी कवानीन, बेगैरती का और इमोरलिटी का खून है और दहशतगर्दी का खून है। इसीलिए आप देखते हैं कि वहाँ से जो स्पॉइलर का जोर, जब वो कहते हैं, जैसे आपने कहा, अब पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि ये तमाम चीज़ें, भारत का तो अपना एक किरदार रहेगा, वो झूठ भी बोलते रहेंगे, वो धोखा भी देते रहेंगे, वो हिपोक्रेसी भी करते रहेंगे, वो माइनॉरिटीज को मारते भी रहेंगे, उनके जर्नैल जो हैं वो इस किस्म की स्टूपिड, इलॉजिकल, इडियोटिक किस्म की स्टेटमेंट भी देते रहेंगे। पाकिस्तान नक्शे पे नहीं रहेगा। वो 2.5 फुट का है उनका आर्मी चीफ, उसने जो स्टेटमेंट दी, अपना कद ही देख ले स्टेटमेंट देखने से पहले, तो वो जो कुछ है वो करते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने ये बेड़ा उठाया कि भाई क्योंकि जंग ठीक काम नहीं, और जंग इजराइल और अमेरिका के दरमियान, और इजराइल और ईरान के दरमियान, और अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रही है, तो हम इसमें एक अमन का किरदार अंजाम दें।
इसलिए कि स्टेट ऑफ हार्मस जो बंद हुई है उससे पूरी दुनिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज के अलावा जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होते हैं, उसके अलावा आपको पता है कि सिर्फ तेल ही नहीं, लोग तो कहते हैं 20% ऑयल स्टेट ऑफ हार्मस से खुलता है। 20% ऑयल ही की बात नहीं है, वहां से जितने फर्टिलाइजर्स हैं, मिडिल ईस्ट में जितने खाने पीने की चीजें हैं, वो सारी स्टेट ऑफ हार्मस के जरिए आती है। और अभी यूएनओ की एक रिपोर्ट आई है कि जब स्टेट ऑफ हार्मस ना खुली तो इन तमाम ममालिक में जो स्टेट ऑफ हार्मस पर डिपेंड करते हैं उनके अंदर जो है ग़िज़ा की किल्लत हो जाएगी। अभी मैं कल अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, वो ओमान में है, कहते हैं हालांकि ओमान ने काफ़ी चीज़ें जमा की हुई थी लेकिन अभी वहाँ चीज़ें शॉर्ट हो रही हैं, दुबई में चीज़ें शॉर्ट हो रही हैं, बाकी ममालिक में, तो उसकी वजह से वहाँ भी प्राइसेज जो है 30 से 40% अब चली गई है जो उन ममालिक में नहीं जाती। और तेल की कीमतें तो आप देख रहे हैं आसमान से बातें कर रही हैं। तो पाकिस्तान ने इन तमाम चीज़ों को अरेस्ट करने के लिए, इन तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए अमेरिकन से बातचीत की, फिर ईरानियन से बातचीत की, एक रोल उठाया जिसमें इनिशियली आपको पता है कतर भी था, इनिशियली टर्किया भी था, इजिप्ट भी था, लेकिन फिर अभी और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी इसकी वजह से पहली राउंड भी हुआ, आपको पता है पाकिस्तान में, फिर वहाँ पे जेडी वैंस भी आया, फिर जेडी वैंस वापस चला गया, लेकिन उसके बाद ये लगा कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक जंग का राउंड और हो जाएगा। पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं आ रही, फिर ईरान से बात की और फिर अमेरिका से बात की, और वो जो आपको था तो ट्रम्प ने खुद कह दिया कि मैंने जो ऑपरेशन रोका फ्रीडम या बाकी जो पाकिस्तान के कहने पर रोका और अरब ममालिक के कहने पर रोका। अब पाकिस्तान उसी एफर्ट को एक दो कदम आगे लेके चल रहा है, जिसमें आपने देखा कि इंटीरियर मिनिस्टर गया, खैर इंटीरियर मिनिस्टर तो एक एलची के तौर पे गया, उसकी तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं है अपना, आप कहें कि ईरान के अंदर, या वो तो उसको जो पॉइंट कन्वे करने गया वो लेके डिलीवर करने गया था। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर वहाँ गए हैं, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर की डायरेक्ट एक्सेस है ट्रम्प तक भी, यानी वो प्रेसिडेंट हाउस तक, और किसी की नहीं है। अच्छा सर, ये ऑफ द रिकॉर्ड वैसे बात चल रही है और काफ़ी ये भी खदशात पाए जा रहे हैं कि फील्ड मार्शल की सुप्रीम लीडर से भी मुलाकात हुई है, तो इसमें कोई हकीकत हुई होगी ज़रूर, मैं क्योंकि हम भी खबरों साफ ज़ाहिर है, अगर वो ईरान गए हैं तो सुप्रीम लीडर से तो मुलाकात हुई होगी ना, क्योंकि सुप्रीम लीडर का कल बयान आया है जी, उनका बयान आया है कि जी ईरान जो है वो अपना राइट ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट जो है तो वो ख़त्म नहीं कर सकता और किसी मुल्क को नहीं और देगा, किसी मुल्क को नहीं देगा। तो साफ जाहिर है अब पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ कम्युनिकेशन का रोल नहीं प्ले कर जी, पाकिस्तान, मुझे लग रहा है ये मेरी, कि एक सजेस्टिव, एक फ्यूचर को देख के, मुस्तकबिल के विजन को देख के, मुस्तकबिल का विजन रख के पाकिस्तान इसके अंदर ईरान को एक एडवाइजरी और एक सजेस्टिव रोल भी प्ले कर कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए, मतलब क्या किन चीज़ों पे आप थोड़ा सॉफ्ट हो ताकि आने वाले दिनों में ईरान को और ईरान के लोगों को उसका फ़ायदा हो। इसी तरह मेरा ख्याल अमेरिकन को भी ये सजेशन, ये अपना कहा जा रहा है एडवाइजरी रोल। और ये मैं इसलिए अखज़ करता हूँ कि अभी जो शैतान याहू का जो बयान आया है, उसने कहा कि हम पाकिस्तान के मेडिएशन के रोल को तस्लीम नहीं करते, जिसकी उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और आपको पता है कि ट्रम्प की और आपस में तलख कलामी भी इसी बात को हुई है। तो इस तराजुन में जो है वो फील्ड मार्शल का दौरा है ईरान का, जिसको आप देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक कदम आगे जाके मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ये दौरे तो हो रहे, हमने वो जो अमेरिकन की डिमांड थी वो ईरानियन को कन्वे की, ईरानियन की डिमांड्स हम जो है वो अमेरिकन को कन्वे कर रहे हैं, और एक माहौल सा ऐसा बना हुआ है कि जिसमें ये उम्मीदें पैदा होती जा रही है और कुछ लचक भी आ रही है। जैसे ट्रम्प ने कहा कि जी हम स्टेट ऑफ हार्मस के हिसाब से बातचीत हुई, फिर उसके साथ साथ ईरान के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो उनके पास 20 साल पे जो 20 साल की जो उनके ऊपर टर्म एंड कंडीशन, तो ट्रम्प ने कहा जी 20 साल से कम भी हो सकती है, 10 या 15 साल हो सकती है। अब स्टेट ऑफ हार्मस बंद है, पीछे से अमेरिकन ने बंद की हुई है, अगर अमेरिकन उठाएंगे तो स्टेट ऑफ हार्मस जो है वो खुलेगी। इस साथ आपको पता है ईरानियन ने एक स्टेट ऑफ हार्मस कंट्रोल अथॉरिटी भी बना दी है, तो ये डिसाइड करेगी कि वहाँ से क्या टॉल लेना है, जितने जहाज गुजरेंगे उनको कंसल्ट करना पड़ेगा। तो अब जो इन तमाम तनाजुर में जो आप पीस इनिशिएटिव्स के अंदर जो आप देख रहे हैं, उसमें एक जो बड़ी बात, एक जो फिक्रमंदाना बात है वो ये कि ईरान अपने स्टांस पे खड़ा हुआ है, अमेरिकन अपने स्टांस। अब मार्को रूबियो वो इंडिया आया हुआ है, अभी मार्को रूबियो का बयान चल रहा था टीवी के ऊपर कि ईरान विल हैव टू सकम, ईरान विल हैव टू एक्सेप्ट आवर टर्म। तो ईरान उनकी टर्म्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा सर, मैं यही कहने लगा था कि जो अभी रिसेंट स्टेटमेंट आई है अब्बास सिरागची की, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात जो हैं वो एक्चुअली मुज़ाकरात की राह में असल रुकावट बन रहे हैं, और उन्होंने यूएन सेक्रेटरी को भी ये पैगाम पहुंचा दिया। एब्सोल्युटली, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि अमेरिकन डिमांड जो है वो ईरान
अननेसेसरी डिमांड एक्सेप्ट नहीं नहीं करेगा। करेगा और नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि अमेरिका अब इज नो मोर ठेकेदार ऑफ दिस वर्ल्ड। एग्जैक्टली। अमेरिका जो है उसकी पॉलिसी और उसकी प्रेस्टीज जो है बहुत बुरी तरीके से डेंट होती है। अमेरिका इस वक्त दहशतगर्दी का मरकज नजर आ रहा है और अभी उन्होंने अमेरिकन क्यूबा के ऊपर leadership भी is- हमला करने का सर वो ऐलान कर वही दिया मैं कोई। कह रहा हूँ, अमेरिकन लीडरशिप टेररिस्ट ओरिएंटेड लीडरशिप नजर आ रही है, चाहे वो मार्को रूबियो है, चाहे वो ट्रंप है, चाहे वो शैतान याहू है, चाहे वो पीट हेग्सेट है। ये दहशतगर्द हैं, दे आर टेररिस्ट। ये टेररिज्म को फरोग दे रहे हैं। ये बजाय इसके कि दुनिया में अमन कायम करें, ये अपनी ईगो के ऊपर और ज़ियोनिज्म के ऊपर। आपको मैंने बारहा कहा कि दुनिया में एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो ज़ियोनिस्ट दहशतगर्दों का, जो यहूदी दहशतगर्द हैं और जो न्योकॉन क्रिश्चियंस हैं, जो हाई ग्रेड क्रिश्चियंस हैं। न्यो ज़ियोनिज्म के जो फॉलोअर हैं वो कहते हैं टू टॉक अगेंस्ट इजराइल इज टू टॉक अगेंस्ट गॉड। वो ग्रेटर इजराइल इनके बाप की जमीन है, ये कहां से चोजन पीपल हो गए? वो तो खत्म हो गया, इनको जमीन दे दी गई थी, इन्होंने उस जमीन को नहीं रखा। अब दे आर द रिजेक्टेड पीपल ऑफ द वर्ल्ड। इनको तबाह बर्बाद होना है और ये नहीं समझते ये किस तरह, हाउ कैन दे राइट द वर्ड। ये कहते हैं कि जब अमेरिका को शर्म आनी चाहिए, अमेरिका के लोगों को शर्म आनी चाहिए, उनके अंदर कोई गैरत जागनी चाहिए कि इजराइल एक इतना सा मुल्क उनकी इज्जत को ड्रॉ कर रहा है। तो बात यह है कि व्हाई शुड ईरान एक्सेप्ट एंड व्हाई शुड द अदर वर्ल्ड एक्सेप्ट। जब चाइना और रशिया एक जगह बैठ के ये कहते हैं और उनके मेमोरेंडम में ये चीज आती है, अभी जब पुतिन का विजिट हुआ है चाइना के अंदर, उन्होंने कहा अमेरिका की मिलिटराइजेशन बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा जी ईरान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो ईरान का अपना मसला है कि जी वो उस चीज को करे। उन्होंने कहा जी हम बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हेजेमोनिक एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं होगा। तो चाइना भी उतनी बड़ी पावर है ना, रशिया भी उतनी पावर है। चाइना ने किसी मुल्क पे हमला किया है, फिर भी चाइना बड़ी पावर है। रशिया ने किसी मुल्क पे हमला किया, यूक्रेन से उसकी वॉर है, वो बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल्स है कि यूक्रेन को नेटो में नहीं जाना चाहिए, तो वो उससे लड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए बात यह है कि अमेरिका कहां से दुनिया का ठेकेदार क्यों बन गया? वैसे अमेरिका की आवाम खुद भी अब ट्रंप के काफी खिलाफ हो चुकी है, पॉपुलैरिटी गिर चुकी है। अमेरिका की आवाम का गलती है, उसके जूते मार चुकी होती है अभी तक ट्रंप को। लेकिन मुसीबत यह है कि उनकी जो कांग्रेस है, उनके जो मेंबर हैं कांग्रेस के, चाहे वो डेमोक्रेट है चाहे वो रिपब्लिकन है, वो जूते चाटते हैं मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेसमैन, जो यहूदी बिजनेसमैन। उन्होंने आरजी से और एक एपैक के नाम से एक तंजीम बनाई है। एपैक वो तंजीम है जिसमें जितने यहूदी बिलियनर जो बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो उसके मेंबर हैं। वो उसमें पैसे देते हैं, वो उसमें जब पैसे देते हैं, उसको फंड देते हैं। वो फंड जो है अमेरिकन जो इलेक्शन लड़ते हैं कांग्रेसमैन, वो उनका बजट होता है कैंपेन के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, रोजमर्रा के अखराजात के लिए दिए जाते हैं। आप कभी उठाइएगा कमाला हैरिस को कितने पैसे मिले, आप कभी उठाइएगा जो बाइडेन को कितने, 400-300 मिलियन डॉलर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। आप देखिएगा कभी ट्रंप की कितने पैसे मिले। वो एक अपना लॉस एंजल्स गए, अपना वो एक पब हाउस की मालिक है एडल्सन, जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। उसने जो ट्रंप को पहली टेरोर में पैसे दिए थे, एडल्सन उसका हस्बैंड का नाम था, वो मारिया एडल्सन गार्बन ऐसा कोई नाम है, उसको पैसे दिए थे। उसने ट्रंप को लास्ट टर्म में पैसे दिए थे कि आप अपना कैपिटल जो है यूएस का वो जेरूसलम में शिफ्ट करो। तो जो ट्रंप ने किया या नहीं किया? तो ये जो पैक के जो मल्टी बिलियन डॉलर है जो दुनिया को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, ये लोग हैं जिम्मेदार। असल में ट्रंप इज एन एजेंट, ट्रंप इज एक वो जो थे ना, आप फ्रंट पे कारिंदा रखते हैं, ट्रंप एक कारिंदा है इस पैक का। वो उसके पैसे देते हैं कि दुनिया में जंगे करो और यहूदियत का प्रचार करो, ग्रेटर इजराइल बनाओ। सर अभी ये मुज़ाकरात के बारे में जो बातचीत हो रही है, पाकिस्तान कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन प्लान बी के मुतालिक भी इशारा किया जा रही है। प्लान बी इनका क्या कह रहे हैं? प्लान बी भी शुरू किया जा सकता है। ये जो इजलास हुआ था अमेरिका नेटो का, वो कह रहे हैं, नेटो ने तो कह दिया कि हम वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस। आपको नेटो की स्टेटमेंट नहीं आ गई? प्लान बी तो वही था ना जो अमेरिकन अटैक था कि हम अटैक कर देंगे, हमला कर देंगे। वो ट्रम्प ने बयान दिया था तहजीबों को मिटा देंगे, वो नहीं, जो 40 साल में नहीं किया वो करेंगे। लेकिन इस वक्त अमेरिका की आर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, और ख़ास तौर पर ज़मीनी ऑपरेशन के लिए। और आई एम श्योर कि दे हैव स्टडीड द ज्योग्राफी ऑफ ईरान, कि जी ईरान की ज्योग्राफी क्या है और ईरान की ज्योग्राफी किस तरह भी पूरी फोर्सेस को तबाह करके अपने अंदर समा सकती है। अच्छा सर, इस सब के बाद आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सिचुएशन एक्सप्लेन की कि किस तरीके से उनको कंट्रोल किया जा रहा है, अमेरिकन पॉलिटिशियंस को। ये जूते चाटते हैं मल्टी बिलियनर्स के, एग्जैक्टली। ये लिंडसी ग्रैम जैसे लोग हैं ना, जो टाइयां माइयां लगा के डिजाइनर सूट पहन के बैठते हैं, ये डिजाइनर सूट इनके अपने पैसे के नहीं है। ये भीख मांगते हैं उसे पैक के लोगों से कि पैसे दो हमें जिंदा रहने के लिए।
तो जब आप जूते चाटेंगे बिजनेसमैनों के, तो फिर आप इसी किस्म की दहशतगर्दी करेंगे ना। और इस सब के बाद मैं ये कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट, वो ये कहते हैं कि 2 साल पहले अमेरिका एक मुर्दा मुल्क था और अब हर कोई दो अमेरिका की इज्जत कर रहे हैं। अमेरिका को जुतियां पड़ रही है दुनिया में, आप देख रहे हैं, गालियां पड़ रही। अमेरिका, मैं डिबेट सुन रहा था ब्रिटिश कांग्रेस की, वहां पे एक एमपी खिताब कर रहे थे। वो कहते हैं कि ट्रंप जो है वो गैंगस्टर है, तो वाई आर गवर्नमेंट इज टॉकिंग विद द गैंगस्टर। जो इंटरनेशनल प्रेस में ट्रंप के लिए लिखा जा रहा है, ट्रंप को अपने मुल्क के अंदर क्या कहा जाता है, आपको पता है? टैको प्रेसिडेंट। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। और उसको जिस तरह लोग गालियां दे रहे हैं, और बल्कि कभी एक अमेरिकन कॉरेस्पॉन्डेंट है, मेरे नाम से उसका नाम निकल गया, उसका एक रील चल रही थी, अगर आपने देखी हो। वो कहती है मैं पाकिस्तान को कहूंगी कि 2 एटम बम दे ईरान को एटम बम, एग्जैक्टली शी वाज ताकि सेइंग। वो मारे इसराइल के ऊपर, इसराइल को खत्म करे। वो अमेरिकन है, शी इज एन अमेरिकन। तो फिर दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द कॉमन मैन इन अमेरिका। एंड दिस मैन ट्रम्प, ये मैंने बताया ना, ये तो ये एजेंट है। ये क्यों है, अब सोचना ही चाहिए क्यों है। इसलिए कि ये एप्स्टीन फाइल का मुजरिम है, और एप्स्टीन फाइल का केस आपको पता है, हम 12 उस पर बात कर चुके हैं। बिल्कुल। वहां पे इसकी तस्वीरें छप चुकी है छोटी छोटी बच्चियों के साथ। तो आप इसका अखलाक क्या है अच्छा, इन डिस्पाइट ऑफ दैट, अब आई एम लाइक ऑलवेज क्यूरियस कि अभी तक वो एक सदर है, इतने ज्यादा जो है एक्शन फाइल्स के अंदर, कि उसको इलेक्ट किया गया था। अब अगर आपने प्रोसेस ऑफ इंडिक्टमेंट से जाना है, वो एक लंबा प्रोसेस है। हाँ, हियरिंग होगी कल, मैं सुन रहा था, पता नहीं, मैंने इस चीज को कंफर्म नहीं किया। उनका सर लेकिन कानून कहीं ऐसे आ रहा था कि तुलसी गबार्ड जो है उसको गालबन वो छोड़ गई है, या उसको फारिग कर दिया गया है, जो अपना सीआईए की जो चीफ थी। अब तुलसी गबार्ड की भी जी डायरेक्टर थी, तुलसी गबार्ड की भी कांग्रेचुनल हियरिंग हुई थी। मैंने इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया, मैं कहीं पढ़ रहा था, मैं कंफर्म। तो बात यह है कि वहाँ पे कांग्रेचुनल हियरिंग में तो बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं ना। पीट हेग्सेट को जिस तरह जलील किया उन्होंने कि यू शुड लीव, वहाँ पे कांग्रेसमैन ने कहा तुम दफा हो जाओ यहाँ से, ओहदे को छोड़ो, यू आर नॉट वर्थ दिस अपॉइंटमेंट, यू आर अ करेक्टरलेस मैन। जितने करेक्टरलेस लोग हैं वो सारे ट्रम्प के इर्द गिर्द खड़े हुए। अभी भी कोई सर वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के कोई वो पहले था, वो तो छोड़ के चला गया, तो स्टेटमेंट दे दी उसने, कहा कि मैं जंग का हिस्सा नहीं बन सकता। फिर उनके जो आर्मी चीफ थे वो छोड़ के चले गए, जनरल्स को साक कर दिया गया, फारिग कर दिया। तो इससे आप अंदाजा मतलब इनके करेक्टर कंडक्ट का अंदाजा लगा रहे हैं। ट्रम्प तो कंपल्सिव लायर, आपको पता है, ही इज अ कंपल्सिव लायर। उसको तो झूठ के अलावा जिंदा रह ही नहीं सकता सर। वो पता नहीं अपना नाम सही किस तरह बता देता है। सर अभी हम एक और खबर आपने वो बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस की, उस पर भी मैं बात करना चाह रहा था। जो इजराइल आपने जिस तरीके से वहां पर बताया और सहूनियत को जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया, अभी जो जिस तरह लास्ट ईयर भी ग्लोबल सुमुद फ्लटेला गया था, तो एक और फ्लटेला गया और उनके साथ जिनसी ज्यादती और तशद्दुद के वो बात तो ये है कि दुनिया जो है ना वो बातों तक रह गई है, और वो इसलिए रह गई है कि इसराइल के सराउंडिंग में जितने अरब ममालिक थे ना, वो आहिस्ता आहिस्ता इसराइल का एजेंट बन चुके। हमने यूएई पे बारहा बात किया कि यूएई किस तरह इसराइल की गोल पोस्ट बना हुआ है, और वो यहूदियत के लिए एक बड़े दुख की बात है कि यूएई अपने मुल्क के अंदर ग्रेटर इसराइल का बीज बोर है, पौधा लगा दिया उसने ग्रेटर। यूएई को पता नहीं एमबीजी को, हालांकि एमबीजी के फादर जो थे वो पैन इस्लामिज़म और उनका पैन इस्लामिक का विजन था, बहुत बड़ा विजन था उनको, जिसमें जोड़ना चाहते थे वो इस्लामी। उन्होंने क़तर, बहरीन, इन सबको भी शामिल किया था। इस शख्स ने आके उनके तमाम विजन को तबाह बर्बाद करके ये इजरायलियों का एजेंट बन गया। तो जब इस किस्म के लोग, इस किस्म की लीडरशिप होगी जो सराउंडिंग में है, तो आप बताएं कि इजराइल को तो खुली छुट्टी थी, वो जिसको मार सूडान में जो कर रहे हैं, हॉलोकॉस्ट के ऊपर जो नहीं हुआ, देयर हैज बीन नो हॉलोकॉस्ट। अगर इजराइल, हिटलर ने कुछ यहूदियों को मारा है तो वो इसलिए मारा कि दे वर एंटी जर्मन। तो जब आप एंटी जर्मन होंगे और जर्मनी में हुकूमत थी तो वो मारेगा। बिल्कुल उसने मारा क्योंकि ही हैड अ राइट टू, क्योंकि ये उसके खिलाफ जासूसी करते थे। हॉलोकॉस्ट तो अब हुआ है जब गजा में 1,50,000 लोग आपने जेनोसाइड कर दिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि शैतान यहू इज ए जेनोसाइडर। कहा, ये नहीं कहा, जिन्होंने कहा जेनोसाइड का मुजरिम है। अभी मैं एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं जो who is a professor for genocide and he is a professor for Holocaust and genocide in Brown University. उमर नाम है उनका, इसके साथ कोई एक और सेंटर उनका आता है, उमर ड्राइवर्ड या कोई। उनकी आप स्टडी पढ़े, उन्होंने भी किताब लिखी है इजराइल के ऊपर कि व्हाट इजराइल इज। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी इजराइल से बड़ा जेनोसाइडर तो, और इजराइल ने जेनोसाइड किया है, जिस तरह लोगों को मारा है, ये तारीख का बहुत अलमनाक वाक़या है। और वो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, वो है प्रोफेसर फॉर होलोकॉस्ट एंड जेनोसाइड।
तो ये जब चीज़ें, और उन्होंने उनका भी रिसेंट इंटरव्यू करण थापर ने किया और उन्होंने ये चीज़ें खुल के बताई है। तो सर ये अरब ममालिक को फिर अब क्या आपको लगता है इनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये जो जिस राह पर चल पड़े हैं? जो बात मुस्तकबिल, तो अभी आपने देख लिया ना कि ईरान किस तरह जो जंग हुई उसमें यूएई के ऊपर इजराइल ने खुद फायर किया, ये बताने के लिए कि ईरान से हो रहा है। अभी यूएई के ऊपर 2 हमले हुए हैं। और सर उनकी आंखें क्या बंद है, उनको दिखाई नहीं देता? आई डोंट नो, दे शुड सी इट। अभी यूएई के ऊपर 2 हमले हुए हैं, आपने देखा ड्रोन, और ड्रोन वो इराक से फायर हुआ है, लोगों ने उसकी एग्जैक्ट लोकेशन दे दी है। दो बेसिस जो इराक में बनाई हुई है, खुफिया बेसिस, वहां से हमले हुए। वो किसके हैं? वो क्या ईरान के? नहीं, ईरान मौजूद है इराक के अंदर, ईरान तो इराक के अंदर मौजूद नहीं। तो वो खुफिया बेसिस जो है वहां से उन्होंने यूएई पे, अब यूएई को ये चीज समझनी चाहिए ना, लेकिन यूएई नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? इसलिए कि यूएई के अंदर यहूदियों की 437 कंपनियां काम कर रही हैं। $7 बिलियन इन्वेस्ट किए उन यहूदियों ने यूएई के बिजनेस के अंदर। ये ऑफिशियल फिगर्स है। और सर $7 बिलियन 437 कंपनियों ने इन्वेस्ट किए। तो यूएई की आंखें तो वो डॉलर के पीछे और उसके पीछे लगी हुई है ना। दे आर नॉट सीइंग मुसलमान क्या है, दे आर नॉट सीइंग कुरान शरीफ क्या कहता है, दे आर नॉट सीइंग सूरह माइदा क्या कहती है, दे आर नॉट सीइंग सूरह निसा क्या कहती है कि आप यहूदियों को और मुसलमानों के मुकाबले में यहूदियों और काफरों को अपना दोस्त न बनाओ, अदरवाइज आपका जो रुतबा है जहन्नुम में वो मुनाफिकीन से भी नीचे होगा। तो वो तो ये नहीं पढ़ रहे। तो सारे अरब ममालिक चूंकि चुप थे और गजा के अंदर जेनोसाइड हो रहा था और दुनिया में कोई भी नहीं बोल रहा था, हमारे यहाँ भी सिर्फ हम स्टेटमेंट की हद तक बयान दे रहे थे कि गजा में ये नहीं होना चाहिए, तो इजराइल जैसा मुल्क कोई बयान से तो नहीं रुकेगा ना। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसे क्या कहा कि लेकिन उसके बाद ट्रंप उसको फिर भी गले लगाता था, क्योंकि ट्रंप भी उसी तरह उसमें जो बाइडन के बारे में जो बात हो रही है, जो बाइडन ने जिस तरह दहशतगर्दी को फरोग दिया, जिस तरह जेनोसाइड को फरोग दिया, वो इंसानियत के लिए शर्मनाक चीज है। सर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक तरफ अलाइनमेंट उसकी इजराइल के साथ तो है, मुत्तहिदा की यूएई की, ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि वो इधर भारत के साथ भी बैक्ट्स कर रहे हैं। वो एक ही है ना भारत। देखिए दुनिया में लोगों को एक क्लियर होना चाहिए, भारत इजराइल, ज़ियोनिज्म और हिंदुत्व दहशतगर्दी है। हिंदुत्व हिंदू रिलीजन को दहशतगर्दी की तरफ बढ़ाने का नाम है। हिंदू रिलीजन दहशतगर्दी फरोग नहीं करता, ये मैं आपको कहता हूं। कोई दुनिया का रिलीजन दहशतगर्दी को तरगीब नहीं देता। लेट्स बी वेरी क्लियर। वो इंडिया में आम आदमी दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करता। इंडिया के सीरियस माइंडेड लोग कहते हैं कि मजहब को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अभी जो इंडियन आर्मी चीफ ने, वो जो 2.5 फुट का इंडियन आर्मी चीफ है, उसने जो स्टेटमेंट दी थी कि जी जोग्राफी हो रहा है, उसके बारे में वहाँ लोगों ने कहा कि ये शख्स भारत को तबाह करके रहेगा, उसके बारे में कह। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हौसेबल, अजीत कुमार डेविल, इस किस्म के गंदे कमीने और जलील लोग जो है, ये लीडरशिप जिसको गूदी मीडिया सपोर्ट करता है, जहां पे उनके एंकर चीख चीख के पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, तो हिंदुत्व और उधर से मैंने आपसे बताया ज़ियोनिस्ट और फिर न्योकॉन क्रिश्चियन, ये तीनों का एक नेक्सस है जो बिहाइंड द डोर डीप स्टेट के तौर पे पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी को फरोग दे। और उसको दुख की बात यह है कि उसको बहुत सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट, बुश जैसे प्रेसिडेंट सपोर्ट करते रहे। अब आप देख रहे सीरिया के अंदर जो ऑपरेशन हुआ था, वो बाराक ओबामा ने सीरिया के अंदर रिजीम चेंज के लिए एक ऑपरेशन का कोड नेम था, उसकी मंजूरी दी थी, उसके लिए पैसा एलोकेट किया था। जोलानी और ये बगदादी को किसने रिक्रूट किया था? सीआईए ने रिक्रूट किया था। सीआईए ने रिक्रूट करके उसको भेजा था। अब जोलानी को जाके सारे वेस्टर्न लीडर मिल रहे हैं, वो कहाँ से निकल के आया? तो अगर अमेरिका, आप प्रोफेसर जेफरी सैक्स हैं, उनकी किताब उठा के पढ़े, उन्होंने रिजीम चेंज के ऊपर किताबें लिखी है। उन्होंने कहा अमेरिका के सीआईए ने कोवर्ट तरीके से 64 मुल्कों में रिजीम चेंज ऑपरेशन कराए, 64 सीआईए ने कराए। तो ये जो रिजीम चेंज है दहशतगर्दी नहीं है। ईरान के अंदर पहले जब मुसद्दक ने तेल नेशनलाइज किया था, ऑयल नेशनलाइज किया था प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक ने, तो उस वक्त अमेरिका ने रिजीम चेंज करके मुसद्दक को उठा के रजा शाह पहलवी को लेके आए थे। और उस वक्त सीआईए ने वहाँ पे जो कुछ अमेरिका ईरानियन जनरल थे उनको पैसे देकर खरीदा था, जिसके जरिए उसका तख्ता उल्टा था। अब उसी हिस्ट्री को रिपीट करते हैं, रजा शाह पहलवी के बेटे को लाके वहाँ पे रिजीम चेंज करना चाहते हैं। तो 64 रिजीम चेंज ऑपरेशन सीआईए ने कराए। सर क्या अभी भी उनके अंदर इतनी ताकत? जी बिल्कुल, अभी भी वो यही कर रहे हैं। देखिए साइफर की भी तो स्टोरी आ गई है ना। वो जो कौन सा अपना उसने प्रिंट कर दी है कि साइफर क्या था और क्या नहीं था।
तो ये तो CIA तो लगी रहती है दुनिया को तबाह करने में। अमेरिकन प्रेसिडेंट सपोर्ट करते हैं CIA को दुनिया को तबाह करने के लिए। दुनिया में जितने ये असैसिनेशन और ये चीजें होती है सारी दे आर मोस्ट ऑफ दी थिंग्स आर डन विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। सीरिया में जो कुछ हुआ, लिबिया में जो कुछ हुआ, इराक में जो कुछ हुआ, क्या इराक के पास WMD निकले? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे? मैंने बताया सर चिलकोट एक बरतानिया के लॉयर है, उन्होंने इंक्वायरी की है बहुत बड़ी, और उस इंक्वायरी वो कोई 5000 पेजेस की इंक्वायरी है। उसके अंदर उन्होंने कंक्लूड किया है आखिर में कि अपना सद्दाम हुसैन के पास कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं, उसके ऊपर गलत हमला किया गया। टोनी ब्लेयर ने दुनिया से झूठ बोला, बुश ने दुनिया से झूठ बोला, लेकिन कोई चेक करने वाला नहीं। इसलिए कि बाकी ममालिक जो हैं वो चुप है। चाइना जो है वो कहता है मैं किसी कन्फ्रंटेशन में शामिल नहीं हूँगा। रशिया जो है वो उस वक्त तक स्ट्रांग नहीं था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप कर रहा है। तो बात है जिस वक्त तक आप रेजिस्ट नहीं करेंगे अमेरिकन दहशतगर्दी को, तो वो तो ये उनका तो ये वतीरा है दहशतगर्दी फैलाना। और फिर अभी सर आपने जिस तरीके से बात की थी वो अमेरिकन एक आम आदमी की, जो वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, उसके अंदर कहा गया था कि हमारे पास एटमी हथियार थे और हम ही वो मुल्क है जिसने एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया पूरी दुनिया के अंदर, और हमें ही खौफ है कि कोई दूसरा मुल्क एटमी हथियार ना बना ले। तो ये अच्छा सर, मैं एक और बात करना चाह रहा था, ये जो भी मुज़ाकरात आपको दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहे हैं, मुस्तकबिल इसका सर आपको क्या नजर आ रहा है? कामयाब नजर आ रहा है या फिर भारत और इजराइल इसको भी रोकने के लिए कोई कोशिशें कर सकते हैं? क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी हमें सर उठाती हुई फिर से दिखाई दे रही है, फिर इजराइल की भी स्टेटमेंट्स आपने देखी, नेतन्याहू की स्टेटमेंट्स जिस तरीके से आ रही है, और भारत की भी स्टेटमेंट्स आपने देखी वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट आ रही हैं। एक तो ये है कि वो कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वो कहते हैं पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो उम्मीद है, मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान और अमेरिका वो अपनी अपनी स्टार्स पर पॉइंट्स पर स्टक नजर आ रहे हैं। तो अब वो उनमें से कौन पीछे हटता है, कौन किसी डील को एक्सेप्ट करता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ईरान को भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए कि वो रिजिड नेट से काम नहीं होते। कुछ चीज़ों पे ईरान को भी कॉम्प्रोमाइज करना, और कुछ चीज़ों पर अमेरिका को कॉम्प्रोमाइज करना, इन द ओवरऑल बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, इन द ओवरऑल बेटरमेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो सफ़र कर रही है। आम आदमी सफ़र कर रहे हैं ना, ख़ास तो नहीं सफ़र कर रहे हैं, बिल्कुल इलीट तो नहीं सफ़र कर रहे। पाकिस्तान में आप देखें जो इलीट है वो 40-40 गाड़ियों को करवाए लेके फिरते हैं ना अपनी प्रोटेक्शन के लिए। उन 40 गाड़ियों में पानी डलता है, उनमें तेल डलता है ना। और एक तरफ लेक्चर देते हैं हमारे लीडरान जो है वो लेक्चर देते हैं पाकिस्तानियों कि जी आप वो करो, फजूल खर्ची ना करो जी, तेल बचाओ जी, और उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन कर दो, स्मार्ट लॉक, मतलब धोखा है ना, झूठ बोलते हैं। तो ये झूठ तो वो उनको तो कोई असर नहीं पड़ता, वो तो याशियों में लगे हुए हैं दबा के। इस मुल्क के पैसे को खा के उनका पेट नहीं भरता कि जी कौन कौन से मुल्कों का सफर ना करने, वहां याशिया ना कर ले। तो सफर कर रहे हैं अवाम, तो इस अवाम के सफर कर रहे हैं वो, और सफर कर रही है, सफर कर रहे हैं वो। कभी इधर चले गए उड़ के सरकारी जहाज, कोई सरकारी जहाज जाके जाने की तो है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लीडर हैं जो कमर्शियल एयरलाइन पे सफर करते हैं। यहाँ पे एक नई ट्रेडिशन बन गई, जहाज उठाओ जिधर मर्जी चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा सर, मैं एक ट्रेंडिंग पे आजकल चल रही है पार्टी, उस हवाले से भी थोड़ी सी डिस्कशन चाहूँगा। एक दो सवाल। भारत के अंदर आम आदमी बड़ा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से हम पहले डिस्कशन कर रहे थे, और कोई कॉकरोच जनता पार्टी बन चुकी है, और उसने 3 दिनों के अंदर, 3 दिनों से कम टाइम के अंदर बीजेपी को पीछे छोड़ दिया, और 2 करोड़ से ज्यादा भी उनके सिर्फ एक इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो बात ये मैंने आपसे पहले कहा कि भारत दहशतगर्दी का मरकज है। भारतीय लीडरशिप दहशतगर्दाना नुमा मॉन्स्टर्स हैं। मॉन्स्टर का मतलब समझते हैं, उनकी शक्लें उन जानवरों से मिलती है जो दहशतगर्दों से बदतर है। अब वो दहशतगर्दी चूंकि लीडरशिप के अंदर मौजूद है, नरेंद्र मोदी जैसे हिटलर के अंदर मौजूद है, वो ट्रांसफॉर्म, हिटलर फिर बोल्ड था, ये तो डरपोक हिटलर है। वो जो जाके वो इटली की प्राइम मिनिस्टर को जो शख्स चॉकलेट दे मेलोनी, आप उसके करेक्टर का अंदाजा लगाइए, उसकी सोच। इस शख्स के बाप का नाम आज तक पता किसी को इंडिया में इसका बाप कौन था? कभी ये कहता मैं चाय बेचता हूँ, कभी ये कहता मैं ट्रेन में था, कभी कहता मैं, अभी वो एक रॉकेट लॉन्च हो रहा था, वो श्रिया वो ऑलरेडी कहता मेरा उससे बहुत ज्यादा ताल्लुक है, मेरा उसरा से बहुत ज्यादा काम किया होगा, उधर भी काम किया होगा सर, हर से ताल्लुक। वो किसी ने वहां पे कहा कि उसने ये कहा उसरे से मेरा ताल्लुक है, क्योंकि जब वो स्कूल में पढ़ता था तो उसकी जो मैडम थी स्कूल की, वो उसको कभी कहती थी इस रो में बैठ जाओ, कभी कहती थी इस रो में बैठ जाओ, कभी कहती थी इस रो में बैठ जाओ। तो उसने कहा इस रो से मेरा बड़ा ताल्लुक है। मतलब इतना जाहिल शख्स जो है। अब वो जो चीजें हैं
वो जो बात सोचने की बात है, वो दहशत गर्दाना नुमा चीज़ें हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो गई है इंडिया के अदारों के अंदर। अनफॉर्चुनेटली भारत नहीं, जो भी हो हमारी तरफ से जो मर्जी दफा करो, वो भारत के अदारों के अंदर ट्रांसफर हो, जब इसलिए हो गई है कि उनका आर्मी चीफ कहता है जोग्राफिया मिटा दूंगा। अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि आर्मी चीफ को ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सरासर ऐलान जंग है। ठीक नहीं, ऐलान जंग से बदतर है। आप बदतर ऐलान है जंग बल्कि। करें यार, आप Exactly. कहें हम जंग करेंगे, अब आई एम रेडी टू लिसन दैट, कहें जी हम जंग करेंगे और आपको बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन दुनिया में अमेरिका ने एटम बम फेंका था, जापान पे क्या होता है, जोग्राफिया चेंज हो गया? नहीं, तो उसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी ना इसके बाद। दूसरी बात यह है कि अब आपने देखा, जो आपने बात की, चीफ जस्टिस यही कॉकरोच चीज कह रहे हैं। वो आपको उनकी अदलिया के अंदर आ गई। बिल्कुल। पहला इसी अदलिया ने फैसला दिया था, बाबरी मस्जिद के बारे में इतना मजाक के तहत फैसला दिया था कि ये कहा था कि ऊपर मस्जिद है तो नीचे मंदिर के मीनार नजर आ रहे, यानी कोई लॉजिक बनता है इस चीज। अब वो कह रहे ताजमहल के नीचे भी मंदिर है। वो कहते हैं जी अगर आपको ताबकारी के असरात, तो अगर कहीं न्यूक्लियर अटैक हो तो अपने जिस्म के ऊपर गाय का गोबर लगाइएगा तो आपको ताबकारी के असरात नहीं होंगे। तो बात यह है कि ये भारती कह रहे हैं जी, ये बीजेपी वाले कहते हैं, लोगों को तरगीब देते हैं कि अपने जिस्म पर गोबर अपने लगाओ। जिस्म पे गोबर लगा लो, गाय का अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो असर नहीं होगा। फिर नरेंद्र मोदी कहता है उनके अपने डिफेंस जो उनका मिसाइल का डिफेंस है, उसे कहता है जब अग्नि फायर करना हो उसको गाय के मुत्तर में धो के। तो जिनके गाय का मुत्तर और गाय का गोबर हो, उनके अकल से क्या। अब यही वो बात की है उनके चीफ जस्टिस ने। मैंने कहा दहशतगर्दी ट्रांसफॉर्म हो रही है। उसने कहा है कि डिसीजन देते हुए कि भारत के अंदर जो नौजवान है, बेरोजगार नौजवान है, उनके अगर कोई अकल नहीं है, वो हर चीज़ पे क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो बिल्कुल कीड़ों मकोड़ों की तरह और कॉकरोचेस की तरह है। क्या चीफ जस्टिस को ये बात करनी चाहिए? बिल्कुल क्यों की उसने? मैंने आपको की बता दी ना, दहशतगर्दी उसके ध्यान के अंदर भी है। उसको भी, वो भी एक आरएसएस का और बीजेपी का टूल बना हुआ है। उसके ऊपर एक वो शख्स, एक बच्चा है 25 साल का, क्या नाम है, उसने एक पार्टी बना दी, अभिजीत ने पार्टी बना, उसने लिख दिया जी कॉकरोच जनता पार्टी। और कॉकरोच जनता पार्टी के फिर मेंबर बनने शुरू हो गए, लोग रजिस्टर होने शुरू। इससे पहले आम आदमी पार्टी बनी थी केजरीवाल की, वो भी इसी आरएसएस की और बीजेपी के मुजालिम से तंग आके बनाई गई थी, जिसको उन्होंने अपने जालमाना जो पॉलिटिकल रिप्रेशन होता है, जो हर मुल्क में होता है, पंजाब के अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग मुल्क में होता है पॉलिटिकल रिप्रेशन, ठीक है ना। उस आपको अपना पॉलिटिकल आइडिया जाने के आप अगले को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता क्योंकि आप पावर में। इसी तरह वो अब ये जनता पार्टी के बाद मुकाबले में बनी है और अगला इलेक्शन लड़ता है, ये लगता है कॉकरोच जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा सर, इसका मुस्तकबिल मतलब आपको ब्राइट नजर आ रहा है? मुझे बहुत ब्राइट नजर आ रहा है, क्योंकि नौजवानों की पार्टी है और नौजवान हमेशा अच्छा सोच। ऑन दी अदर हैंड विजय थलापति भी वो तमिलनाडु के अंदर, उन्होंने भी बड़ा टफ टाइम दिया, वहां से भी क्लीन स्वीप किए मोदी को। तो लगता है दोनों पार्टियां और ये कुछ ना कुछ टफ टाइम देंगे, कुछ करेगी, अल्लाह करे कुछ ना कुछ करे। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन थी। तमाम तरह हमने डेवलपमेंट्स को, एंगल्स को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया, मिडिल ईस्ट के और पाकिस्तान की सालसी के किरदार के, और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के भी। एग्जैक्टली। नाज़रीन, इजाजत लेना चाहूंगा आपसे वंस अगेन, थैंक यू सो मच सर। हमारी ऑडियंस की जानिब से भी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है इनको भी आपके जो इनसाइट्स और आपका एनालिसिस जान के। नाज़रीन, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।